सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और यहाँ पर हम न सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे बल्कि उनका थोड़ा बहुत रिसर्च भी करेंगे कि उनकी पीछे क्या डिटेलिंग्स है। पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। व्हाट इज द मिनिमम एश्योर्ड मंथली पेंशन इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? So the correct answer would be 3,000 rupees and इसके इस श्रम योगी मानधन योजना में कुछ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उनको कुछ लिमिटेड अमाउंट उनका जो है कटता है। काइंड ऑफ कह सकते हैं आप पेंशन योजना है जिसमें कि कुछ एक बहुत छोटा मिनिमम प्रीमियम ये जमा करते हैं अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो जैसे ही 60 क्रॉस करेंगे उसमें इनको एक स्पेसिफिक जैसे 3,000 रुपए इनको अमाउंट पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पर एक अलग से वीडियो मैं लेकर के आऊंगा जिसमें हम ये समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या फॉर्मेलिटीज हैं जिसके तरीके से हम इसके लिए लोग एलिजिबल होते हैं और इसके लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 से 1956 तक इंडिया ने कंसेक्यूटिव गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स हॉकी गेम में ओलंपिक्स में प्राप्त किए थे। और ये वो दौर था जब इंडियन हॉकी जो है अपनी पीक पर थी। सो उन मेडल्स की टैली कितनी थी? सो करेक्ट आंसर इज 6 गोल्ड एंड 24 सिल्वर। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन हॉकी उसके बाद से डिक्लाइन हुई है। सो हमें इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। 1928 टू 56, 6 गोल्ड 24 सिल्वर। नेक्स्ट है कि हु असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ कन्नौज एंड थानेसर इन द अर्ली 7th सेंचुरी? थानेसर जो है हरियाणा में एक स्थान है। बेसिकली थानेसर आज के हरियाणा को ही बोलते थे और कन्नौज आपका यूपी का हिस्सा है। सो ये थे मिस्टर हर्षवर्धन। इनके ब्रदर की हत्या हुई थी। इनकी एक सिस्टर थी राजश्री। उनको एक बंगाल का शासक था शशांक जिसके द्वारा जो है कह सकते हैं इनकी बहन को बंदी बना लिया गया था। सो हर्षवर्धन 16 साल की एज में गद्दी पर बैठे थे और ये बात है अराउंड जो 7th सेंचुरी है उसके अर्ली की बात है। 7th सेंचुरी के लास्ट का की बात है। सो ये अराउंड 690 के आसपास, 690 ईस्वी के आसपास की बात है। सो हर्षवर्धन ने उसके बाद में नॉर्थ इंडिया में अपना जो साम्राज्य विस्तार किया और उसके बाद किस तरीके से साउथ में पुलकेशियन सेकंड के साथ में उसका युद्ध हुआ और वहां पर उसकी जो विस्तार का जो दौर था वो वहां पे रोक लगी। इससे इसके अलावा जो है इसने बंगाल से लेकर के थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था वहां तक इसने ऑक्यूपाई किया था। तो काफी प्रोमिनेंट रूलर था ये अपने वंश का। So next question, to better management of groundwater, Indian government is working with World Bank on 50-50 sharing basis in which scheme? अटल भूजल योजना। इसके ऊपर यही है आंसर, अटल भूजल योजना। इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। काफी ब्रीफ में इसको समझेंगे कि हम किस तरीके से इसको जो यूपीएससी या पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया में कौन से नेशनल पार्क में रिसेंटली नोटिफाई किया गया है कि 4 बिग कैट्स, दैट इज टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउड लेपर्ड, ये पाई गई हैं? तो इसका सही आंसर है नामदफा नेशनल पार्क। यहाँ पे होलो गिबन्स भी पाए जाते हैं। नामदफा नेशनल पार्क आपका आसाम में है। और बाकी नेशनल पार्क की डिटेलिंग्स मैंने आपको दे रखी हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी आसाम में है। एंड हेमिस नेशनल पार्क ये भी आसाम में ही है। एंड सॉरी, हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में, ओरांग नेशनल पार्क आपका, इसको मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं और ये भी आसाम में ही है। नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सॉरी, मैं इस चीज को गलत बता गया। सो इसको अरुणाचल प्रदेश और ये म्यांमार के बॉर्डर पर है। सो ये बॉर्डरिंग एरिया भी हमारा नामदफा नेशनल पार्क में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये बेसिकली यहाँ पर नेशनल पार्क में कंफ्यूजन होता है और वो क्या है कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं? सो बेसिकली नेशनल पार्क क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है। एंटायर इकोसिस्टम को वहां पे, चाहे फ्लोरा हो फाउना हो, हर एक चीज को वहां पे कंजर्व किया जाता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं वहां पे। आप अपने पशु को चरा नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, प्राइवेट लैंड ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। और ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये सिक्योर किया गया है। यानी आप अगर इन चीजों का वायलेशन करते हैं तो आप
एक अपराध कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत। एग्जाम्पल है काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसका काम क्या है? टू प्रमोट कंजर्वेशन अलोंग विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम सभी जानते हैं कि अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज रिलाई करती हैं, तो हम उसको भी ध्यान में रखते हुए और उनकी मदद से किस तरीके से हम बायो कंजर्वेशन करेंगे, इसको हम सुनिश्चित करते हैं। ये 3 अलग-अलग ज़ोन्स में, चूँकि भाई अब कौन कहाँ कितना हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसके आधार पे हमने इसको 3 अलग-अलग ज़ोन्स में बाँटा हुआ है। एक है कोर ज़ोन, एक है बफर और एक है ट्रांजिशन। बफर और ट्रांजिशन जो ज़ोन्स होते हैं, वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, बट कोर ज़ोन में अलाउ नहीं होती है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरल और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। तीसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक स्पेसीज एंड देयर हैबिटेट। स्पेसिफिक स्पेसीज जैसे कि आपने टाइगर को देखा होगा, टाइगर के लिए हैं, एलिफेंट के लिए हैं, और जब हम उनको सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनके हैबिटेट को भी हमको सिक्योर प्रोटेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड रखी जाती है, जैसे कि ग्रेजिंग तो अलाउ कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं होती है। लाइक बायोस्फीयर रिजर्व की तरीके से यहाँ पे छूट नहीं होती है। ये भी 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके अंतर्गत ये आती है, और इसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती हैं, गवर्नमेंट आगे पीछे उनको अपना आपस में डिसाइड कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरल में है। दो और छोटे टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक कंजर्वेशन रिजर्व और एक कम्युनिटी रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका बफर जोन बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया एंड ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं। जैसे कोई एक ऐसा एरिया जो प्रोटेक्टेड है और उसके पास में ह्यूमन सेटलमेंट है, तो एक ऐसा एरिया डिसाइड कर लिया जाता है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स के लोग आ जा सकते हैं, और बफर जोन और जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी वहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो वो एक कंजर्वेशन रिजर्व कह सकते हैं आप, जहाँ पे कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट इंकरेज की जाती है, ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की जो नीतियां हैं वो इजीली कार्यान्वित हो सकें। जैसे ये लोग क्या है कि किसी भी तरीके के जो शिकारी होते हैं उनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जो हमारी फॉरेस्ट पुलिस होती है, और वृक्षारोपण से संबंधित कोई स्पेसिफिक स्पेसीज है, जैसे चिड़िया हो गई या कुछ खास किस्म के ऐसे जानवर जिससे हमें खतरा नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने संबंधी गाइडलाइंस, या कोई ऐसी वनस्पति है जिसको प्रोटेक्ट किया जाना है, तो वहां पर भी हम इनकी हेल्प ले लेते हैं, वहां के स्थानीय लोगों की, जिससे कि हमको मैन पावर की बचत होती है और वो हमारे स्थान पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका यूज करते हुए हमारी मदद करते हैं। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के अंतर्गत सिक्योर किया गया है। जैसे चैल कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ हिमाचल प्रदेश। कम्युनिटी रिजर्व है, इसका पर्पस है मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज फॉर कंजर्वेशन। ये भी लोकल कम्युनिटीज द्वारा कंजर्वेशन के लिए की जाती है, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ में अलाउ होती है, कि भाई आप उगाइए खाइए, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं कीजिए जैसे फॉरेस्ट को परमानेंट कोई लॉस हो रहा हो। और ये भी 2002 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 2002 था उसके अंतर्गत ही इसको लीगल स्टेटस मिला हुआ है। एग्जाम्पल है कड़ालुंडी फलिकुनु कम्युनिटी रिजर्व केरला। अभी क्वेश्चन आता है, आदमी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर बाई राजा राम मोहन राय। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां अक्सर लोग ये परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे समाज और सभाएं और मूवमेंट लॉन्च हुए थे इंडिया में आत्मीय सभा के बाद में। आत्मीय सभा एक यूं समझ लीजिए कि पॉइनियर, या यूं कह लीजिए सबसे पहला ऐसा आप मान के चलिए कि ये सबसे पहला एक सोशल रिफॉर्म कह सकते हैं, एक सभा थी, जो कि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसे जो मिशंस थे या जो ग्रुप या एसोसिएशंस थे उनके लिए इसने रास्ता खोला। आई एम नॉट चैलेंजिंग, इससे पहले कुछ नहीं था, बट ये चूंकि सभी जगहों पे ये एक्सेप्ट की गई है कि यस दिस वाज वन ऑफ द पॉइनियर, सो मैं इसको ऐसा क्लेम नहीं कर रहा। सो आत्मीय सभा, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने 1814, कहीं कहीं 1815 भी लिखा हुआ है, आप कोरिलेट कर लेना। सो आत्मीय सभा 1814 में राजा राम मोहन राय द्वारा जो है गठित की गई थी, और यहाँ पर एक ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध
और रेशनल थिंकिंग यानी भाई कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो हम उसको सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे क्यों, कैसे। और इसने थोड़ा सा वेदों को प्रमोट किया था, वेदांतिक जो फिलोसफी थी इसको प्रमोट किया जा रहा था आत्मीय सभा के माध्यम से। आत्मीय सभा के बाद ब्रह्म समाज भी राजा राममोहन रॉय ने ही गठित किया था, और इसमें आपका महिलाओं से संबंधित जो अधिकार थे, सती प्रथा का एबोलिशन, इसको ऐड कर दिया गया था। सो आत्मीय सभा में वेदांतिक फिलॉसफी, एक ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध। दूसरा ब्रह्म समाज, जिसमें कि महिलाओं के प्रति थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा दिखाई गई थी। उसके बाद हम देख सकते हैं तत्वबोधिनी सभा, यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज और रामकृष्ण मिशन इसके बाद आए थे। इसके बाद मैं एक छोटी सी ट्रिक भी लेकर के अभी इसकी अगली स्लाइड में है, जिससे हम आसानी से पढ़ सकेंगे कि कौन सी चीज कैसे आई, और ताकि हम उनकी एक क्रोनोलॉजी का एक सीरीज समझ सकें, और उससे हमें याद रहेगा कि हाँ, हम रिलेट कर पाएंगे कौन किसके पहले आया होगा या बाद में आया होगा। सो 1814 में आपका आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज। ध्यान दें 1826 में ही यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी डेरोजियो आया था। रेडिकल थॉट और वुमेन्स एजुकेशन को इसने भी प्रमोट किया। आप देखें कि 1826 में भी वुमेन्स एजुकेशन, 1828 में ब्रह्म समाज द्वारा वुमेन्स राइट और अबोलिशन सती आया। तो अब आप वुमेन्स के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक होते हुए देख सकते हैं। फिर आता है 1839 में तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर इसके जो है इन्होंने शुरू किया था, और इसमें वेदांतिक रिवाइवल और रेशनलिज्म थॉट को प्रमोट किया गया था। फिर 1867 प्रार्थना समाज बाई आत्माराम पांडुरंग, इसमें कास्ट एवोल्यूशन के लिए काम किया गया था। प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग ने कास्ट एवोल्यूशन के लिए प्रमोट किया था। फिर 1873 आर्य समाज, 1875 सत्यशोधक समाज। आर्य समाज वॉज बाई दयानंद सरस्वती। यहाँ अगेन वैदिक प्योरिटी, एंटी आइडोलेटरी एजुकेशन पे फोकस किया गया। 1875 सत्यशोधक समाज बाई ज्योतिराव फुले, एंटी कास्ट, वुमेन राइट, एजुकेशन। फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद, इट वाज फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अब आ जाते हैं इनकी ट्रिक पे कि हम इनको कैसे याद रखें। एक चीज ध्यान देना है, एबोलिशन ऑफ सती 1829 और विडो रिमैरिज 1856 में आ गया था। 1828 में ब्रह्म समाज आया है, एबोलिशन ऑफ सती के बारे में इसने जागरूकता फैलाई, और 1829 में वो एबोलिश हो गया। 1856 में विडो रिमैरिज जो है एक्ट लाया गया था, जिससे कि विधवा पुनर्विवाह के रास्ते खोले जा सके। अब हम देखते हैं इसकी हमने एक सीरीज तैयार की है, किस तरीके से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारी जो आत्मा है, वह आत्मा से हमें शुरू करना है और लास्ट में हमें जाना है रामकृष्ण, यानी हमारी आत्मा को जो भी स्ट्रगल्स करने हैं, स्ट्रगल करने के बाद लास्ट में राम और कृष्ण यानी ईश्वर से जाकर के हमें मिलना है। ये कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है, तो प्लीज इसको बस एक ट्रिक के तरीके से देखें। हमारी आत्मा को लेकर के जाना है कहाँ तक, राम और कृष्ण यानी कि ईश्वर तक, उसका मिलन करना है। तो आत्मा आत्मा को हम कनेक्ट करेंगे ब्रह्म से। हमारी आत्मा ब्रह्म से मिलनी होगी, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। आत्मा ब्रह्म से तब मिलेगी जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, यानी पहले आत्मा, फिर उसको कनेक्ट करना है ब्रह्म से। ब्रह्म से कनेक्ट करने के लिए उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी जरूरी है। अब चौथी हम पांचवी लाइन देखते हैं। आत्मा आत्मा को ब्रह्म से कनेक्ट करना है, उसके लिए उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी है। तत्व ज्ञान मिलेगा प्रार्थना से, यानी प्रार्थना समाधि से हम कनेक्ट करेंगे। बेसिकली आत्मा को कनेक्ट करना है ब्रह्म से, ब्रह्म मिलेंगे तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान मिलेगा प्रार्थना करने से। जब आप प्रार्थना करोगे तो आप सत्य की राह पे चलोगे, यानी सत्य शोधक समाज इससे कनेक्ट करेंगे, और सत्य की राह पर चलने से आप आर्य बनोगे। इसको हम फिर से कनेक्ट करते हैं। आत्मा को ब्रह्म से मिलाने के लिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करने से हमारे अंदर सात्विक गुण आएंगे, सत्य की ओर हम जाएंगे, यानी सत्य शोधक समाज, और सत्य पर चलने वाले ही आर्य होते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों को थोड़ी हेल्प करेगी, और अगर ये वीडियो सही अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।